जय श्री श्याम। आज डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा परमाणविक द्विध्रुव तथा आणविक द्विध्रुव क्या होते हैं और उनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने प्रेरित विद्युत द्विध्रुव के बारे में, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और एक वैल्यू को डिराइव करेंगे परमाणविक ध्रुवणता क्या होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कुचालक, अर्धचालक तथा चालक के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से इनका विद्युत का व्यवहार होता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक का। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था भी यदि दो बिंदुगत आवेश हैं और विरामावस्था में है तो उन आवेशों के मध्य जो फोर्स लगेगा या जो कूलाम्ब बल लगता है वो माध्यम के अंदर कितना होता है और निर्वात के मध्य कितना होता है, और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इन टॉपिकों के बारे में चर्चा की। अब ये बताता है भी अपना परमाणविक द्विध्रुव क्या होता है। अब ये बताता है भी परमाणविक द्विध्रुव क्या होता है। देखिएगा कि जो मान लीजिए भी कोई उदासीन परमाणु है तो उस परमाणु में क्या होता है भी धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश दोनों क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। भी उदासीन परमाणु या न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होते हैं भी धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज की वैल्यू क्या होती है भी बराबर होती है। अब जो धनात्मक चार्ज होता है वो क्या होता है भी नाभिक के मध्य उपस्थित होता है या नाभिक के अंदर क्या होता है भी उपस्थित होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है ये डिस्कस करता है भी यदि हम धनात्मक आवेश को या जो धनात्मक आवेश है नाभिक को क्या है भी एक बिंदु आवेश के रूप में मान ले, ठीक है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन वितरणों का केंद्र है एक बिंदु आवेश के रूप में मान ले, और यदि दोनों क्या है भी एक दूसरे के संपाती हो तो उसको क्या बोलते हैं, अध्रुवीय परमाणु बोलते हैं। ठीक है। और इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है भी शून्य होता है, और वहां पे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता। कहने का मतलब मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, देखिएगा भी अपने पहले डिस्कस करते हैं भी परमाणविक द्विध्रुव के बारे में। परमाणविक द्विध्रुव के बारे में यदि आपने क्या ले लिया भी एक उदासीन परमाणु ले लिया, ठीक है, उदासीन परमाणु का मतलब क्या हो गया भी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की वैल्यू क्या होगी भी बराबर होगी। अब क्या बताता है भी किसी परमाणु के मध्य भी किसी परमाणु के अंदर क्या होता है भी जो आवेश होता है धनात्मक आवेश होता है वो किसके अंदर उपस्थित होता है, नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है भी उसकी कक्षाओं में क्या है भी चक्कर लगाते रहते हैं। यदि मान लें भी धनात्मक आवेश को एक बिंदु आवेश के रूप में मान लें और जो ऋणात्मक आवेशों का जो वितरण केंद्र है उसे भी क्या है भी एक बिंदु आवेश के रूप में मान लें, भी धनात्मक आवेश को जो टोटल आवेश को क्या है भी उनके बिंदु आवेश के रूप में मान लें, और जो इलेक्ट्रॉन वितरणों का जो प्रभाग है उनको क्या है भी एक बिंदु आवेश के रूप में मान लें, और यदि क्या है भी इन दोनों के भी धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र वह ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र एक दूसरे के संपाती हो कहने का मतलब धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र व ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र एक दूसरे के संपाती हो। मीन्स क्या है भी जहाँ पे क्या है भी
जो अपना धनात्मक आवेश है उसी के ऊपर क्या है, ऋणात्मक आवेशों के जो अबर वितरणों का केंद्र है वो एक दूसरे के संपाती हो, तो वहां पे क्या है भी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, शून्य होती है। तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा भी, शून्य होगा। और यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है भी, निर्माण नहीं होता है। कहने का मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं भी, जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर d पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = QD होता है। बट यहाँ पे क्या है, यदि क्या है B ये मान ले भी उदासीन परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर मात्रा में होते हैं। धनात्मक आवेश क्या है नाभिक के अंदर उपस्थित होता है और ऋणात्मक आवेश क्या है नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। यदि धनात्मक आवेशों के वितरणों का केंद्र और ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र भी एक, दोनों का केंद्र क्या है एक बिंदु आवेश के रूप में अपने मान लें और दोनों एक दूसरे के संपाती हो, तो इस प्रकार एक दूसरे के संपाती हो तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है भी, शून्य होता है। भी दोनों के बीच की दूरी क्या होगी भी, शून्य होगी। तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा भी, शून्य होगा। वहां पे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं होगा। ऐसे परमाणुओं को कौन से परमाणु बोलते हैं, ऐसे परमाणुओं को कौन से परमाणु बोलते हैं भी, अध्रुवीय परमाणु बोलते हैं। कौन से परमाणु बोलते हैं भी अपने, अध्रुवीय परमाणु बोलते हैं। अब यदि माने अपने अध्रुवीय परमाणु हो गया, ऐसी कंडीशन क्या होती है बे ध्रुवीय परमाणुओं की होती है। यदि इसकी जगह अपने अणु ले लें, यदि क्या है बे इसकी जगह क्या ले लें भी, अपने अणु ले लें, ठीक है, तो उसके अंदर ये कंडीशन मान लें। यदि क्या है भी इसकी जगह क्या ले लें भी, अपने अणु ले ले और उसके अंदर ऐसी कंडीशन मान ले भी, कौन सी कंडीशन मान ले भी, जहां पे क्या है भी अणु के अंदर भी क्या है भी एक धनात्मक आवेश होगा और क्या होगा भी ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, धनात्मक आवेश भी होगा और ऋणात्मक आवेश होगा। दोनों का क्या है बे धनात्मक आवेश था ऋणात्मक आवेश दोनों का जो केंद्र होगा वो एक दूसरे के संपाती हो, तो वहां पे भी क्या है भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य होगा। और ऐसे अणुओं को कौन से अणु बोलते हैं भी, अपने अध्रुवीय अणु बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे भी, H2N2 ETC। ठीक है, क्लियर हो गया अपना यहां तक। ठीक है, कहने का मतलब भी ऐसे परमाणु या ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है, तो ऐसे अणुओं को क्या है भी अध्रुवीय परमाणु या अध्रुवीय अणु बोलते हैं और इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब बात करते हैं भी ध्रुवीय अणु के बारे में। ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र, ठीक है, ऋणात्मक आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता है, वे ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र ऋणात्मक आवेश के केंद्र की क्या है भी संपाती नहीं होता है, तो ऐसे अणुओं को हम क्या बोलते हैं भी, ध्रुवीय अणु बोलते हैं, जिनके बीच में न कुछ दूरी क्या होती है भी अवश्य होती है, तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होगा, कुछ न कुछ होगा। भी अपने बात करें अपने ध्रुवीय अणु की, ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होता, वो क्या है भी कुछ न कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या होते हैं भी उपस्थित होते हैं, तो ऐसे अणुओं को ध्रुवीय अणु बोलते हैं। और इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है भी, कुछ न कुछ जरूर होता है। ठीक है, और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा भी, आपका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा
एग्जाम्पल HCl, H2O, ETC, ये क्या हो गए भी आपके ध्रुवीय अणु हो गए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी अपना परमाणविक एवं आणविक द्विध्रुव हो गया। और आपका परमाणविक एवं आणविक द्विध्रुव हो गया और उनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो गए। ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु हो गए। ध्रुवीय अणु के मध्य क्या होता है, धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र ऋणात्मक आवेश के वितरणों के केंद्र के संपाती नहीं होता। और अध्रुवीय अणु के अंदर क्या होता है भी धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र ऋणात्मक आवेश के वितरणों के केंद्र के क्या होता है भी संपाती होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट होने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं भी अपना जो टॉपिक चल रहा था भी उसके बाद में अगला प्रेरित विद्युत द्विध्रुव तथा एवं परमाणविक ध्रुवणता। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव व परमाणविक ध्रुवणता के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेरित विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भी अध्रुवीय परमाणु ले लो आप। ठीक है, कौन से परमाणु ले लो आप, अध्रुवीय परमाणु ले लो। अध्रुवीय परमाणु कौन से होते हैं जिनमें धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र ऋणात्मक आवेश के वितरणों के केंद्र के संपाती होता है, अर्थात वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है और वहां पे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता। अध्रुवीय परमाणु के बारे में ये कथन है। और जब अध्रुवीय परमाणुओं पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, जब क्या है भी अध्रुवीय परमाणुओं के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो वहां पे धनात्मक आवेश का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र वो क्या हो जाते हैं भी विस्थापित हो जाते हैं और वहां पे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है और वहां पे क्या है भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये बताता है भी अध्रुवीय परमाणु कौन से होते हैं जिनमें धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र, अध्रुवीय परमाणु के अंदर क्या धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक दूसरे के क्या होते हैं भी संपाती होते हैं और इनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो क्या होता है भी शून्य होता है। विसंपाती होंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी भी जीरो होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या आएगा भी शून्य आएगा। और जब इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र क्या होते हैं भी वो विस्थापित हो जाते हैं। धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र और ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र क्या हो जाते हैं भी विस्थापित हो जाते हैं, जिससे क्या है भी वहां पे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। कौन से का प्रेरित विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है और वहां पे क्या है भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है भी उत्पन्न हो जाता है। और जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहार होगा वो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के व्यवहार के क्या होता है भी समानुपाती होता है भी या बराबर होता है। अब क्या है भी ये तो हो गया भी प्रेरित विद्युत द्विध्रुव क्या है बेअध्रुवीय परमाणु पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो वो क्या है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के अंदर विस्थापित हो जाएंगे और वहाँ पे विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। उस विद्युत द्विध्रुव को प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और वहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त होगा वो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अब क्या है भी इसके लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं भी हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके क्या है भी इसको सेटिस्फाई करते हैं और परमाणु ध्रुवणता की वैल्यू निकालते हैं।
देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं भी, अपने ये मानते हैं भी, आप ये ले लो भी, कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु ये आपके सामने क्या है भी दर्शाया गया है। अब क्या है भी इसके ऊपर क्या बताता है भी, यहाँ पे क्या है भी हाइड्रोजन परमाणु के मध्य क्या है भी जो धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश का के अंदर क्या है भी एक दूसरे के संपाती है। और जब इसके ऊपर क्या है भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, जब क्या है भी इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, कहने का मतलब हाइड्रोजन परमाणु है जिसके अंदर क्या है बेध्रुवीय परमाणु का कोई एग्जाम्पल मान लो, जिनमें धनात्मक आवेश का तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। और जब क्या है भी इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती है, और जब इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का अप्लाई किया जाता है तो जिस डायरेक्शन के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है उस डायरेक्शन के अंदर तो धनात्मक आवेशों का वितरण के अंदर चला जाता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऋणात्मक आवेशों का वितरण के अंदर चला जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है भी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। यहाँ पे जो आपका क्या है भी धनात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र और ऋणात्मक आवेश के वितरणों का केंद्र एक दूसरे के क्या है भी संपाती है, और जब इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन के अंदर क्या है भी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, क्या बताता है भी जिस डायरेक्शन के अंदर क्या है भी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उस डायरेक्शन के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, और उसके अपोजिट साइड क्या चला जाता है भी आपका नेगेटिव चार्ज चला जाता है। यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे हैं, जिस दिशा के अंदर क्या है भी आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस दिशा के अंदर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और उसकी विपरीत दिशा के अंदर क्या है भी नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के वितरण क्या है भी विस्थापित हो जाते हैं, और उनके बीच भी जो नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है उसके नियर अबाउट विस्थापित होते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या है भी दोनों के मध्य अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या भी बहुत ज्यादा विस्थापित नहीं होते हैं, और वो ठीक है। अब इनके बीच की दूरी मान लो क्या है बी डी है। धनात्मक आवेश के वितरणों के केंद्र और ऋणात्मक आवेश के वितरणों के केंद्र के बीच की दूरी मान लो क्या है बी डी है। क्लियर है। अब ये बताता है भी इस धनात्मक आवेश के ऊपर या नाभिक के ऊपर धनात्मक आवेश किसके ऊपर उपस्थित होता है, अभी नाभिक के अंदर ही होता है। नाभिक को क्या बिंदु आवेश के रूप में मान सकते हैं, या धनात्मक आवेशों का केंद्र बोल दो या नाभिक का बोल दो। ठीक है, तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर बल, विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर फोर्स क्या होगा भी आपका F इक्वल टू क्यू ही। धनात्मक नाभिक के अंदर क्या है भी एक प्रोटॉन उपस्थित है, हाइड्रोजन है तो एक ही प्रोटॉन होगा, तो ई ये हो गया भी आपका फर्स्ट फोर्स। ठीक है, नाभिक के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब क्या है भी जो नाभिक के ऊपर फोर्स लगेगा उसके बारे में आगे क्या बताता है भी, यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश होंगे भी डी त्रिज्या के अंदर,
बी डी त्रिज्या के अंदर जो जितने ऋणात्मक आवेश की मात्रा होगी उस ऋणात्मक आवेश के द्वारा क्या है भी नाभिक के ऊपर क्या है भी विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। ठीक है, भी कहने का मतलब क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर बल लग रहा है ये, ठीक है, और ये तो ऊपर की तरफ लग रहा है और इस बल के विपरीत दिशा में, इस फोर्स के क्या है भी विपरीत दिशा में यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश है भी इस डी त्रिज्या के अंदर, उन आवेशों के कारण क्या है भी इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा भी फोर्स लगेगा। नाभिक के कारण फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ऋणात्मक आवेशों के कारण क्या भी इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या है भी फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, उस फोर्स को भी निकालते हैं। यदि क्या है बी फोर्स लगे, यदि ऋण आवेश का वितरण के अंदर एक समान माने, कहने का मतलब धनात्मक आवेश तो नाभिक के अंदर उपस्थित हो गया, बाकी जो सारा आवेश है वो क्या है भी पूरे क्षेत्र के अंदर एक समान माने, ठीक है, तो उसके कारण क्या है बी इस डी त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश क्या होगा। तो अब ये डी त्रिज्या मान ली और इस गोले की रेडियस मान लो आप, पूरे गोले की त्रिज्या मान लो क्या है भी आप इस गोले की त्रिज्या मान लो ए त्रिज्या के गोले में ऋण आवेश, ए त्रिज्या के गोले में ऋण आवेश की मात्रा क्या होगी भी आपकी ई होगी, ठीक है, ऋण आवेश की मात्रा क्या होगी भी ई होगी। भी हाइड्रोजन परमाणु लिया गया है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब क्या है भी 4/3 पाई ए क्यूब आयतन के गोले में ऋण आवेश ई हो गया, एकांक आयतन में ऋणावेश E/4/3 पाई ए क्यूब। अब अपने को क्या निकालना है भी डी त्रिज्या के गोले में आवेश निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भी 4/3 पाई डी क्यूब आयतन के गोले में ऋणावेश, गोले में क्या है भी ऋणावेश क्या हो गया E/4/3 पाई ए क्यूब और ये इंटू आ जाएगा भी 4/3 पाई डी क्यूब, यहां से ये कैंसिल हो गया, E/d³ ए क्यूब, ये हो गया भी आपका 4/3 इस डी त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश की मात्रा का ये भाग होगा। भी पूरे गोले के अंदर क्या है भी आवेश क्या है भी ई है, हाइड्रोजन लिया गया है भी अपने पास, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस डी त्रिज्या के गोले में जो ऋणावेश की मात्रा होगी वो इतनी आ जाएगी आपकी। क्लियर है? अब क्या मान लो भी ये जो ऋणावेश की मात्रा आ गई, धनात्मक आवेश क्या है भी ये है, ठीक है, इसके ऊपर स्थित है पूरे गोले का। अब क्या है भी जो डी त्रिज्या के जो गोले में ऋणात्मक आवेश है वो भी क्या है भी इसके एक बिंदु के ऊपर केंद्रित मान लो, तो इसके जो बे यहाँ पे क्या है नाभिक के कारण क्या है भी फोर्स लग रहा है, विद्युत बल, वो क्या हो गया F ये हो गया। तो इस बल के विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो कूलाम फोर्स निकाल लेंगे। और तो क्या भी वो कूलाम फोर्स क्या हो जाएगा भी इसका वो देखते हैं भी अपने भी डी त्रिज्या के गोले में ऋणावेश की मात्रा क्या आ गई भी डी त्रिज्या के गोले में ऋणावेश की मात्रा क्या हो गई भी E/d³
ए क्यूब। ठीक है, देखिएगा अभी अपने कहने का मतलब ये हो गया, अभी पूरे गोले के अंदर धनात्मक आवेश क्या है, अभी एक प्रोटॉन है और एक क्या है अभी इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन नाभिक के ऊपर क्या है धनात्मक आवेश होगा, तो इसके ऊपर फोर्स ये लगेगा, और क्या है ऋणात्मक आवेश क्या है पूरे गोले के अंदर क्या है उपस्थित होता है। तो ठीक है, तो पूरे गोले के अंदर आवेश क्या है ई है, तो इस डी त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश क्या मान लो बी, ये हो गया। अब इस गोले के आवेश को क्या मान लो बी एक बिंदु पर केंद्रित है, ठीक है, डी त्रिज्या का जो आवेश है, तो उसके कारण वहां पे कूलाम्ब फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा अभी वो निकालते हैं। विस्थापित ऋण आवेश वितरण के कारण नाभिक पर बल यही होगा। भी कहने का मतलब ये हो गया, अभी इस धनात्मक आवेश के ऊपर क्या है अभी फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई, और इस धनात्मक आवेश के ऊपर यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, इसके द्वारा क्या है भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो क्या है इस फोर्स के यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई ऊपर की डायरेक्शन है, इस फोर्स के क्या है बी विपरीत दिशा में लगता है, और वो क्या है बी विपरीत दिशा के अंदर जो फोर्स लगेगा नाभिक के ऊपर वो क्या हो जाएगा भी आपका F K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। बी K Q1 क्या है भी आपका ये मान लो एक चार्ज जिसका वैल्यू क्या है भी E है, Q2 ऋणात्मक आवेशों के कारण मान लो ये आवेश क्या है भी ये है, और अपॉन आर स्क्वायर होगा भी K भी इसको चार्ज को मान लो क्या है भी Q1, इसको केंद्र पे मान लो Q2, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की आवेश की दूरी क्या है भी आपकी D है, तो ये D स्क्वायर आ गया। कैंसिल आउट कर दो, D स्क्वायर से ये कैंसिल D हो गया, और ये आपका क्या आ गया अभी K E स्क्वायर D अपॉन A क्यूब, ये हो गया अभी आपका कूलाम्ब फोर्स लगाया भी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला फैक्टर लगाया आपने। ठीक है, अब ये तो क्या है भी फोर्स क्या है भी इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये इसके क्या है भी इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है। संतुलन अवस्था के अंदर क्या होंगे भी दोनों फोर्सों की वैल्यू क्या होगी भी बराबर होगी, दोनों क्या है भी एक दूसरे के क्या है विपरीत डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो संतुलन अवस्था के अंदर क्या है भी दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी भी बराबर होगी, वो क्या हो जाएगी भी आपकी याद रख लेना, संतुलन अवस्था में दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी भी बराबर होगी। ई हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक के ऊपर बल, और डी त्रिज्या के गोले का आवेश क्या ऋणात्मक आवेश के केंद्र के ऊपर मान ले तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भी आपका के ई स्क्वायर डी, यही निकाला था अपने, और ए क्यूब, ये हो गया भी आपका यहां तक। अब क्या है भी इसको आगे सोल्व करते हैं, तो देखिएगा भी उससे आगे भी अपना यहां तक हो गया। अब यहां से देखिएगा भी ई से ई कैंसिल हो गया, तो यहां पे अपने क्या लिख सकते हैं भी ई ए क्यूब अपॉन के यहाँ पे क्या है भी बल कांस्टेंट है इनटू ई डी, ये चीज आ गई भी आपकी, यहां तक हो गया अभी अपना। अब देखिएगा
इस संरचना के द्वारा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा। अभी अपना एक फैक्टर ये आ गया अभी आपका E⁴ अपॉन K ED, जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा अभी स्ट्रक्चर के द्वारा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है अभी, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अध्रुवीय परमाणु का विद्युत प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं। प्रेरित ही होगा, विद्युत क्षेत्र के ऊपर अप्लाई किया जाता है वहां पे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा भी उत्पन्न होगा। तो ये क्या है भी हाइड्रोजन परमाणु है, तो एक क्या है भी प्रोटॉन होता है और एक क्या है भी इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के आवेश क्या है भी बराबर है, तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है P = ED, यही ही होगा। और ED की वैल्यू किसके बराबर है अभी आपकी E⁴ अपॉन K के बराबर है, यही चीज आ गई भी आपकी। अब क्या है भी द्विध्रुव आघूर्ण को क्या है भी इस प्रकार से भी आप शो कर सकते हो, किसके द्वारा, यहाँ पे आप देखिएगा भी P = K की वैल्यू क्या होती है भी यहाँ पे 1/4πε0, तो ये क्या हो जाएगा भी 4πε0 E⁴, ठीक है। अब क्या है भी आप इस फैक्टर को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, किस प्रकार से, यदि वॉल्यूम के रूप में कन्वर्ट करें, गोले का आयतन क्या है भी आपका 4/3 πa³, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भी पूरे गोले के कारण ले रहे हैं अब, तो गोले का आयतन क्या है भी आपका 4/3 πa³ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से लिख सकते हो 3ε0 eV लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आप V की वैल्यू पुट करोगे 3ε0 E × 4/3 πa³, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो फैक्टर है 4πa³ε0 E, तो ये आपका क्या है भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या है भी इस प्रकार से भी शो कर सकते हो और इसको क्या है भी आप इस प्रकार से भी क्या है भी शो कर सकते हो। तो कहने का मतलब अपनी जो P फैक्टर की वैल्यू हो गई वो क्या आ गई भी आपकी 4πε0 a³ और E, ये चीज आ गई भी आपकी। P की वैल्यू क्या आ गई भी 4πε0 a³ और E आ गई आपकी। अब देखिएगा भी उससे आगे, यहां तक तो हो गया बे। अब परमाणु प्रेरित विद्युत द्विध्रुव हो गया, परमाणु ध्रुवणता कहां से फाइंड करेंगे वो देखते हैं भी अपने। परमाणु ध्रुवणता के बारे में क्या कथन रहेगा अपना। अब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है भी V यहाँ पे क्या है भी द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा क्या होती है भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है विद्युत द्विध्रुव की दिशा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा भी क्या है भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है भी एक दूसरे के क्या है भी बराबर है, तो यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भी दोनों की डायरेक्शन क्या है भी एक दूसरे के बराबर है। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है भी समानुपाती होता है। भी जो अपना क्या है भी दोनों की डायरेक्शन सेम है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है भी विद्युत द्विध्रुव की दिशा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा भी ये ही है। तो अपने बोल सकते हैं भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानुपाती ये तो सारी चीज कांस्टेंट हो गई,
समानुपाती वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या होता है भी, ये प्रेरित होता है। तो वहां से क्या चीज रिजल्ट सामने आ जाएगा भी, P समानुपाती E, तो P समानुपाती अल्फा E, और अल्फा यहाँ पे क्या कहलाता है भी आपका परमाणविक ध्रुवणता। अल्फा क्या कहलाती है भी आपकी परमाणविक ध्रुवणता कहलाती है। क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 a क्यूब। यहाँ से क्या है भी तुलना करके निकाल सकते हैं भी P और E हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या बची 4 पाई एप्सिलॉन 0 a क्यूब। हाँ, अल्फा यहाँ पे यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है तो अल्फा यहाँ पे अदिश राशि मानते हैं, और यदि क्या है भी एक दूसरे के विपरीत होती है तो यहाँ पे टेंसर राशि मानते हैं, और टेंसर राशि की एक से अधिक दिशाएं होती है। टेंसर राशि के बारे में कभी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बी, जो परमाणविक ध्रुवणता क्या होती है बी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बी, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, बी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणुओं में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यही था अपनी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणुओं में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है भी अनुकर्म समानुपाती होता है। तो ये लगा दिया, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, ये रिलेशन फाइंड किया था, ये डेफिनेशन दे दी, अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी। इस अल्फा को परमाणविक ध्रुवणता बोलते हैं, जो कि अभी 4 पाई मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है और गोले की त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करती है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, परमाणविक ध्रुवणता का मात्रक। परमाणविक ध्रुवणता क्या होती है, P इक्वल टू अल्फा E होती है, अल्फा क्या हो जाएगा बी, P इक्वल टू E हो जाएगा, यही हो जाएगा भी आपका। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? P क्या होता है B, QD होता है, तो कूलाम मीटर, और ये क्या होता है भी आपका E इक्वल टू क्या होता है भी आपका F इक्वल टू Q होता है, तो ये क्या हो जाएगा भी न्यूटन प्रति कूलाम। एक तो ये यूनिट हो जाएगी। अब इस यूनिट को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कूलाम ऊपर चला जाएगा भी कूलाम स्क्वायर मीटर न्यूटन। ठीक है, यही हो जाएगी भी, न्यूटन प्रति कूलाम है तो ये क्या हो जाएगा भी इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा भी आपका भी एक यूनिट और होती है आपकी वोल्ट मीटर भी, ये पढ़ा होगा भी आपने वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट क्या होता है भी यहाँ पे विभवांतर होता है। विभवांतर किसके बराबर होता है भी V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। W की यूनिट क्या होती है भी आपकी जूल होती है, Q की यूनिट क्या होती है भी कूलाम होती है, और ये क्या हो जाएगा भी मीटर होता है। जे क्या होता है भी यहाँ पे कार्य होता है, जूल कार्य। कार्य क्या होता है भी बल इंटू विस्थापन FD होता है, बल न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम मीटर, और ये क्या हो जाएगा भी आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो एक यूनिट क्या है भी इसकी और भी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी भी आपकी कूलाम मीटर P की, और E की क्या हो जाएगी भी इसकी वोल्ट प्रति मीटर। एक यूनिट क्या हो जाएगी भी ये भी हो जाएगी।
ठीक है। अब एक यूनिट और भी होती है, उसके बारे में भी अपने क्या है भी डिस्कस कर लेते हैं। भी एक यूनिट तो क्या हो गई भी आपकी ये हो गई, एक यूनिट क्या हो गई भी आपकी ये हो गई भी, इसको और इसको सेटिस्फाई कर दिया। अब एक यूनिट क्या है भी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं, एक यूनिट होती है भी फेराड मीटर स्क्वायर, अल्फा की होती है ये फेराड मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 1 फेराड की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 1 फेराड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो भी अपने क्या प्राप्त होगी। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर, ये ही होगी 1 फेराड की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर अप्लाई करेंगे तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर से क्या है बी मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज बचे जाएगी बी मीटर स्क्वायर मीटर से मीटर कैंसिल, तो कूलाम स्क्वायर मीटर अपॉन न्यूटन एक यूनिट क्या हो जाएगी 1 फेराड की होती है। बी यहाँ पे जो परमाणविक ध्रुवणता की है भी 3 यूनिट हो जाएगी। एक तो क्या होता है पी कूलाम मीटर, ये क्या होता है बी क्यूडी होता है, पी क्या होता है बी आपका क्यूडी होता है कूलाम मीटर, और एफ ई क्या होता है भी आपका न्यूटन प्रति कूलाम होता है, एफ अपॉन क्यू एक ही हो जाएगी। न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है भी वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है, ये हो जाएगी। एक यूनिट क्या होता है भी ये होती है, यहाँ पे 1 फेराड की वैल्यू क्या हो जाएगी भी ये हो जाएगी। तो सारी कंडीशनें क्या है भी सेटिस्फाई हो रही है। ये अपने क्या है भी जल्दी कर दिया गया, अभी नॉर्मल है, पीछे भी डिस्कस हो चुका है, तो इसके लिए क्या है भी आप इसको भी अच्छे से गौर कर लेते। ये यहाँ पे आपका आ गया अभी परमाणविक ध्रुवणता के बारे में। तो भी आज आपने क्या है बे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस किया, परमाणु ध्रुवणता के बारे में डिस्कस किया। तो आगे पढ़ते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।